यहीं रहती थी 13 साल की निर्मला। How can justice be so close and yet never come? दुर्गा देवी सुबह 8 बजे अपने घर से काम के लिए निकल जाती है। निर्मला ने प्लान बनाया उस दिन कि अपने दोस्त रोशनी के घर जाके होमवर्क कंप्लीट वहीं कर। एजेंट इंस्पेक्टर प्रदीप जगदीश भट्टा मदद के बजाय बियर पी रहे थे। इमेज नेग्लिजेंस है पुलिस का। कुछ में दिख रहा था कांस्टेबल चांदनी ट्राउजर को धो रही थी पानी से, बजाय उसको प्रिजर्व करने के। सो यहाँ क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बजाय इसको कंटेमिनेट कर दिया गया। और आपको याद भी होगा आरुषि तलवार वाले इन पे कंटेमिनेशन इतना हो गया कि वो केस का भी सॉल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया। 2018 में जब एक 13 साल की लड़की बस 1.5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर आई तो उसे आइडिया भी नहीं होगा उसके साथ जो होने वाला था वो नेपाल के पूरे जस्टिस सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। आज का केस नेपाल का है, इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा कंट्री लेकिन अपने अंदर इतने कल्चर को ले रखा है जिससे यह बहुत खूबसूरत लगता है। और यहीं रहती थी 13 साल की निर्मला। How can justice be so close and yet never come? नॉर्मल सी टीनेजर जो सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट थी। उसका घर कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के भीमदत्ता म्यूनिसिपैलिटी में था। घर में वो अपनी माँ दुर्गा देवी, अपनी बड़ी बहन मनीषा और छोटी बहन सरस्वती के साथ रहती थी। निर्मला का कोई भाई नहीं था, उसके कारण उसके फादर ने उसके मदर को छोड़ दिया था। सोच के देखिए ये कितना इलॉजिकल कंसेप्ट है, लेकिन दुर्गा देवी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। निर्मला देवी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इतनी मेहनत के बाद भी वो कभी हिम्मत नहीं हारी। इसलिए करती थी कि उनकी तीनों बेटियां पढ़े और लाइफ में कुछ अच्छा करे। 26 जुलाई 2018 की सुबह नॉर्मल लग रही थी। दुर्गा देवी सुबह 8 बजे अपने घर से काम के लिए निकल जाती है। निर्मला ने प्लान बनाया उस दिन कि अपने दोस्त रोशनी के घर जाके होमवर्क कंप्लीट वहीं करे। लगभग 11 बजे निर्मला अपने घर से साइकिल से अपने फ्रेंड के घर के तरफ निकलती है। रोशनी का घर सिर्फ आधा किलोमीटर था उसके घर से, और इतने दूरी के बाद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था। निर्मला अपने फ्रेंड के घर 3-4 घंटे रही, होमवर्क की और शायद थोड़ी बातें भी हुई होगी। लेकिन करीब 3 बजे वो अपने घर आ रही थी। ये शायद आखिरी बार होगा जब उसे किसी ने देखा। के बाद वो घर भी नहीं आई और किसी ने ये नहीं समझा कि आधे किलोमीटर में वो गायब कहाँ हो गई। और जब निर्मला के घर वालों ने पुलिस कंप्लेन की तो अक्सर जैसे होता है पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि उसका गायब हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था। तो पुलिस ने बोला कि आप 1 दिन वेट कीजिए। पर हाई साइड ये था कि रात काफी हो चुकी थी। अगले दिन 27 जुलाई को निर्मला का साइकिल एक गन्ने के खेत में एक लोकल ने देखा और उसके बाद और तलाश हुई और दीपक नेगी नाम का एक उसको उसकी बॉडी मिलती है एक खेत में। जब निर्मला का बॉडी मिला तो घर वालों को सिर्फ दुखी नहीं हुए घर वाले, बल्कि बहुत गुस्सा भी आया। और ये होना लाजमी है क्योंकि पुलिस के पास वो पहले ही पहुंच गए थे उसके घर वाले, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। उसी नेग्लिजेंस के कारण उसके फैमिली मेंबर वालों ने एक 13 साल की बच्ची को खो दिया। तो घर वालों ने डिसाइड किया उसकी लास्ट राइट्स तभी करेगी जब पुलिस वाले उसके कातिल को खोजेंगे। उसकी बॉडी मिलती है तो चेस्ट और हैंड पे इंजरीज मिलती है। यह क्लियरली पॉइंट कर रही थी की तरफ। इसी नेग्लिजेंस की वजह से उसके घर वाले नहीं सिर्फ पूरे नेपाल में धीरे धीरे आउटरीच बढ़ गया। वह दिन केस इतना बढ़ गया कि लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे और जस्टिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस पूरे केस में सबसे बड़ा फ्लॉ था पुलिस का नेग्लिजेंस। अगर थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पुलिस काम की हुई होती तो ये केस सॉल्व हो सकता था, फिर अटैक को रोका जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे पुलिस का सच लोगों के सामने आने वाला था। 26 जुलाई को जब निर्मला की मां मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचती है, प्रेजेंट इंस्पेक्टर प्रदीप जगदीश भट्टा मदद के बजाय बियर पी रहे थे। इमेजिन करो ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस है पुलिस का। कोई कंप्लेन लिखवाने आता है और कोई बैठ के बियर पी रहा है मजे से। यह बात ना सिर्फ निर्मला की मां को समझ में आई और ना ही पूरे नेपाल के पब्लिक को। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत, जिसमें दिख रहा था कांस्टेबल चांदनी जो निर्मला के ट्राउजर को धो रही थी पानी से, बजाय उसको प्रिजर्व करने के। सो यहाँ क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बजाय इसको कंटामिनेट कर दिया गया। और आपको याद भी होगा आरुषि तलवार वाले Arushi Talwar found murdered in her house in Noida. Swan killed Arushi yet again. वाले केस में
जिसका मैं वीडियो तुरंत लाऊंगा, जिसमें भी वही नेग्लिजेंस के कारण पूरे क्राइम सीन पे कंटेमिनेशन इतना हो गया कि वो केस का भी सॉल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया। और उसी तरह निर्मला का बॉडी जिस व्हीकल से हॉस्पिटल पहुंची, उसी व्हीकल में उसने उस ट्राउजर को छोड़ दिया। अगर इमेजिन करो उस ट्राउजर को ले जाते तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता तो चलता, एविडेंस तो मिलते। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में भी यही है, वहाँ भी यही सिस्टम है। केस कितना भी आउटरेज हो जाए, नेशनल लेवल पे नहीं पहुँच जाए, तब तक कोई भी ऑफिसर जवाब नहीं देता। और इस घटना के 4 वीक बाद पुलिस मीडिया के सामने आके एक दिलीप सिंह बिस्ता को प्राइमरी एक्यूज्ड घोषित करता है। पर सवाल यह है कि ये इंसान कौन था और इसका इस केस से क्या लेना देना था। दिलीप सिंह बिस्ता 41 साल का था और वो पहले भी जेल जा चुका था अपने ब्रदर इन लॉ के केस में। जब वो अरेस्ट हुआ तब लोगों को बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज भी था। लोकल लोग उन्हें जानते थे और वो सोच भी सकते थे कि ये इंसान नहीं कर सकता, और अगर वो क्राइम किया भी हो तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे। लोगों का मानना था कि दिलीप सिंह बिस्ता पहले भी केस में जेल जा चुका था, तो उसी को बलि का बकरा बना दिया जाए और उसको ऐसे करके केस को मैनिपुलेट किया जाए। दिलीप के अरेस्ट के बाद वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गई। लोग नहीं चाहते थे कि किसी इनोसेंट को सजा मिले। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था, जिसमें 8 लोग इंजर्ड भी हुए थे और एक सन्नी खुन्ना नाम का 14 साल का लड़का अपनी ज़िंदगी गंवा दी इसमें। पब्लिक आउटरीच ने इस केस को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि अब जो सवाल उठा रही थी जनता, उसकी ही लाइफ खतरे में थी। एक्चुअली पुलिस का ये कहना था कि दिलीप सिंह बिस्ता जो था उसने खुद कन्फेस किया था मल्टीपल टाइम कि उसी ने निर्मला को मारा है। सबका अटेंशन अब डीएनए टेस्टिंग पे था, बट यू नो व्हाट, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसका दिलीप सिंह बिस्ता के डीएनए से मैच नहीं करती है। पब्लिक आउटरीच इतना इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बजाय पुलिस ने इसे और कंटामिनेट कर दिया था। और इस कियोस्क के लिए पब्लिक सिर्फ 2 लोगों को ब्लेम कर रही थी, एक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्टा और एक सुपरिटेंडेंट दिल्ली राज बिस्ता। और जब लोगों को पता चला कि दिल्ली राज बिस्ता ने निर्मला के फादर को प्रेशराइज किया कि बॉडी को क्रीमेट करे, तो लोगों में और भी ज़्यादा शक का माहौल बन गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस दोनों ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया और ये केस और भी कॉम्प्लिकेट हो गया था यहाँ से। जब निर्मला शाम 6 बजे तक नहीं आई तो निर्मला की माँ रोशनी के घर जाती है। और जब उसकी माँ उसके घर जाती है तो सबसे शॉकिंग बात था कि रोशनी और उसकी बहन का बिहेवियर बहुत ही शॉकिंग था। और जब निर्मला की माँ रोशनी से निर्मला के बारे में पूछ रही थी तो वो काफ़ी अजीब से आंसर्स दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दाल में काला है। बल्कि वो इतना गुस्सा हो गई कि उसकी माँ को बोलती है कि मेरा ढूंढना काम नहीं है, और वो ये भी कह दी कि शायद वो भाग गई होगी किसी के साथ। ये इतना शॉकिंग इसलिए था कि निर्मला की माँ के साथ वो ऐसे बिहेव क्यों की। अगर वो नॉर्मल फ्रेंड थी उसकी, उसको हेल्प करती अगर वो कुछ नहीं की होती तो। और इसी केस के बीच निर्मला के पेरेंट्स योगराज और दुर्गा देवी 35 घंटे बस ट्रैवल करके काठमांडू आती है ताकि प्राइम मिनिस्टर से कुछ हेल्प मिल सके। पीएम केपी शर्मा से मिले और उन्होंने दिलासा दिलाया कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, सज़ा ज़रूर मिलेगी उसे। लेकिन गाइज, यू नो व्हाट, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब कोई एविडेंस था ही नहीं तो ये केस सॉल्व कैसे होता। दिसंबर में निर्मला के घर के पास 2 लोग रहते थे, प्रदीप और विशाल। उसको पकड़ा और उसने कन्फेस भी किया, लेकिन क्या हुआ, वही डीएनए मैच नहीं हुआ। और ये एंडलेस साइकिल चलता रहा, अरेस्ट और ये फोरेंसिक टेस्ट। और दिसंबर 2018 में निर्मला की मां 8 पुलिस ऑफिशियल पे एफआईआर दर्ज करवाती है, क्योंकि उन्हीं के नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉपर एविडेंस नहीं था, नहीं तो ये केस इतना बड़ा होता ही नहीं। एक्चुअली 2020 में ये केस क्लोज हो गया और पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। डीएनए टेस्टिंग प्रोसेस काफ़ी क्वेश्चनेबल था, क्योंकि इसका प्रिजर्वेशन, कलेक्शन और एनालिसिस में काफ़ी इरेगुलरिटीज देखी गई थी। यहाँ तक कि जनवरी 2019 में निर्मला के मदर का डीएनए टेस्ट किया जाता है ताकि मैच हो ये इसकी माँ है भी या नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो किलर कौन था और अभी है कहाँ वो। निर्मला के डेथ के 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कातिल मिला नहीं। यू नो गाइज, 120 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें से किसी एक का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इसीलिए ये केस अभी तक का सबसे क्वेश्चनेबल मार्क है। कौन है इंसान जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की और वो आज फ्री घूम रहा है। आपको पता है आरुषि तलवार केस, वो भी आज तक अनसॉल्व्ड केस है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला केस है। और इसी के साथ ये केस खत्म
होता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये केस दोबारा रीओपन होगा, ट्राई किया जाएगा इसको सॉल्व करने का। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे फ्लॉ थी इस केस में, कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्राइम थ्रिलर लेके।